हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें और आगे की ओर बढ़ते ही रहें। हम अधिगम के बारे में चर्चा कर रहे थे, सीखना है उसके बारे में देख रहे थे। तो हमने कल कंप्लीट किया था अधिगम को, क्या लगभग कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा इसमें पॉइंट रह गया था। अधिगम के वक्र है, अधिगम के क्या आते हैं? वक्र है। हमने सभी सिद्धांत मोस्टली पढ़ लिए हैं और इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा है अधिगम के वक्र, किसे कहा जाता है? अधिगम वक्र है। अधिगम इसे करव के नाम भी जाना जाता है, लर्निंग करव या अधिगम वक्र इसे कहा जाता है। तो अधिगम वक्र की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति जब होता है वो कोई चीज सीखता है, व्यक्ति है कोई भी कार्य है करेगा या किसी भी प्रक्रिया को अपनाता है तो उसको सीखने की जो प्रक्रिया होती है क्या एक समान गति से चलती है या उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो अधिगम वक्र की अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति कोई भी कार्य है उसको करना सीखता है, क्या समान एक समान परिस्थिति से एक प्रकार चलता जाएगा या उसमें परिवर्तन आता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी चीज है, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं हम जयपुर में, जयपुर है, जयपुर से हमने चलना स्टार्ट किया, जयपुर से है कोई बस या ट्रेन के माध्यम से हम अपने गंतव्य स्थान पर कहीं पर भी जा रहे हैं अपने, तो ये अपने जयपुर का एक रूट ले लिया। इसमें बसें चलती हैं तो जयपुर से सीकर की तरफ आई, सीकर से लक्ष्मणगढ़ सरदार सर इधर आता है, लक्ष्मणगढ़ आई, फिर रतनगढ़ आता है, सरदार सर, सरदार सर यहाँ पूरा घूम चक्कर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ चारों तरफ रास्ते जाते हैं। यहाँ तो सरदार सर बस स्टैंड की तरफ जाएगा, ये हनुमानगढ़ की तरफ जाता है और इधर अपना बीकानेर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और ये अपना जयपुर की तरफ जाता है। तो यहाँ पूरा सर्किल बना हुआ है जिसे सरदार सर घूम चक्कर कहा जाता है। साधारण भाषा में वहां के लोग इसे क्या कहते हैं? घूम चक्कर के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही जयपुर से बस चलना स्टार्ट किया, जयपुर से जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो शुरुआत में जो बस है जयपुर से लेकर सीकर तक वो क्या है? एक समान गति से चलती है। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा हो, कभी जयपुर के जाएंगे या कभी गए होंगे तो देखना, जयपुर से बस चलती है तो चौमुपुड़िया आएगी, फिर चौमू आएगा, इस प्रकार ये चलती है। तो रोड क्या है? समतल है, एक समान है, यानी बस एक समान परिस्थिति में चलती है। तो इसमें क्या है? बस क्या है? एक समान परिस्थिति में एक समान रूप चलेगी। लेकिन जैसे सीकर से लक्ष्मणगढ़ की तरफ आते हैं, सीकर से लक्ष्मणगढ़ और रतनगढ़ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा रेतीला एरिया आ जाता है, यानी यहाँ पर टिबे रेगिस्तान नुमा संरचना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे बस आती है तो ये क्या? शुरुआत में क्या तेज होगी इसकी। क्यों? सीकर तक बस एक स्पीड से आती, लेकिन सीकर से लक्ष्मणगढ़ सरदार से रतनगढ़ की तरफ इधर आती है तो बस की क्या स्पीड कम हो जाती है। पहले स्पीड ठीक थी लेकिन फिर स्पीड क्या धीरे हो जाती है, स्पीड तेज थी लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? उनतोदर द्रव, यानी वक्र की बात, वक्र समझाने की कोशिश करेंगे, यानी किस प्रकार वक्र आती है। तो शुरू में बस एक समान गति से चल रही थी जयपुर से सीकर, तो ये क्या कहा जाता है? सरल रेखा, यानी एक सरल रेखा में चल रही थी। लेकिन उसके बाद बस जब आती है सीकर से बाहर निकलती है, लक्ष्मणगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ से थोड़ी जैसे इधर आती है बाहर की तरफ, जब बस आती है तो यहाँ पर बस की क्या हो जाती है? स्पीड है वो शुरुआत में तो क्या है? लक्ष्मणगढ़ यहां तक क्या तेज रहती है लेकिन फिर धीमी हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर वक्र। शुरुआत में इनको देखेंगे तो शुरुआत में जब स्पीड क्या रहती है? तीव्र रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर वक्र कहा जाता है। और तीसरी आती है अपनी नतोदर वक्र है। आरंभ में गति कैसी होती है? धीरे होती है फिर तेज हो जाती है। रतनगढ़ सरदार सर रेतीला एरिया है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो गति क्या रहती है? धीमी रहती है। आरंभ में गति यहाँ पर धीमी रहेगी, लेकिन जैसे ही सरदार सर क्रॉस करती है पल्लू से इधर की ओर जब आती है तो यहाँ पर स्पीड इसकी क्या है? तेज हो जाती है, धीरे धीरे क्या गति तेज हो जाती है। तो जिस प्रकार बस होती है वो जयपुर से चली और कहीं आगे की तरफ जा रही है तो सभी जगह एक समान गति से नहीं चलती, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है और कभी क्या है? धीमी तेज दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। उसी प्रकार अधिगम की प्रक्रिया है, उसी प्रकार क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह एक समान नहीं रहती। यानी कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आप हो, या कोई भी कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, उसके सीखने की जो कला है, सीखने की जो उसकी समय सीमा है वो एक समान नहीं रहती। कभी वो तेज गति से सीखे, कभी धीमी गति से सीखे,
कभी समान गति से सीखेगा, कभी बिल्कुल ही सीखना छोड़ देगा। तो जब इन सभी परिस्थितियों को एक कर्व या वक्र के माध्यम से दिखाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के वक्र है। अधिगम के क्या कहलाते हैं? वक्र है। तो इन्हें जिस प्रकार हम कर्व बनाते हैं, यानी कभी तो ये सेम होती है, कभी ये बढ़ेगी, कभी ये घटेगी और कभी क्या ये मिश्रित रूप लेती है। तो जिस प्रकार हम वक्र को या लर्निंग कर्व को दिखाते हैं, कर्व रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मैथ या आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता हो कि कर्व को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवलेंथ होती है, कोस्मा रेव है, रेडियो एक्टिव रेव है, अल्ट्रावायलेट रेव है, तो इनको इसी माध्यम से दर्शाते हैं। तो जब विभिन्न परिस्थितियों को किसी वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वक्रनुमा संरचना कहते हैं। इसी प्रकार जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो सभी समय एक समान नहीं रहती। व्यक्ति कभी कम समय में सीखता है, कभी ज्यादा समय लेता है सीखने, कभी बिल्कुल ही सीखने में उसे इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये तो एक उदाहरण दिया था कि जयपुर से सरदार सर की तरफ इधर बस आ रही है, तो उसमें किस प्रकार होती है। तो बस के उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है कि बस क्या है, कभी समान स्पीड पर नहीं चलती है, कभी ब्रेक कराए, कभी कोई साधन आ गया, कभी बस स्टैंड आ गया, कभी सवारी द्वारा कभी चढ़ाएगा। तो कभी तो क्या है, जयपुर से सीकर चली तो समान सड़क है, एक समान। पहले ये सड़क बिल्कुल टूटी हुआ कर 2014-15 में क्या इतनी खंडित थी ये सड़क कि चलने का मन ही नहीं करता, लेकिन अब क्या है, नहीं बना दी, बिल्कुल रोड एक समान समतल भूमि है, बिल्कुल ऐसे चलती है। जयपुर पथरीला है, उससे जैसे बाहर निकलेंगे तो सामान्य क्या है, अपनी अपनी जो परिस्थिति होती है, गणेशगढ़ सीकर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक पथरीला एरिया आता है, यहाँ पत्थर से मकान आज भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं तो ये समतल भूमि पर चलती है। तो जयपुर से सीकर चलेंगे बस समान गति से चलती है, सिंपल चलती है। लेकिन सीकर से लक्ष्मणगढ़, रतनगढ़, सरदार सर यहाँ पर जब आते हैं तो बस की स्पीड में क्या है, कभी तेज होती है, कभी क्या कम होती है। शुरुआत में जब तेज गति में चलती है, फिर धीमी होती है, उन्नतोदर कहा जाता है। शुरुआत में धीमी होती है, फिर तेज होती है, इसे नतोदर गति कहा जाता है। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये एक उदाहरण दिया था आपको जिसे समझ में आए कि वो कवर बनाते कैसे हैं। तो बस का उदाहरण दिया था, किसी भी चीज को उदाहरण के माध्यम से देखते हैं तो वो इजिली याद रहती है। तो वक्र किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं अधिगम वक्र है तो वक्र सीखने की गति, प्रगति व सीमा को प्रदर्शित करती है। यानी कोई जो व्यक्ति है उसकी सीखने की गति क्या है, वो सीखने में कितनी प्रगति कर रहा है और उसकी सीमा क्या है, उसके सीखने क्या है, सीमा क्या है, इन सभी को जिसके माध्यम से दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र है। अधिगम वक्र किसी भी व्यक्ति की सीखने की गति, प्रगति व उसकी सीमा के बारे में जो प्रदर्शित करते हैं उसे अधिगम के वक्र कहा जाता है। लर्निंग कर्व के नाम से जानते हैं। ये हमारे मोस्टली 4 प्रकार की होती है। कर्व जो होती है वो कितने प्रकार की बनती है? 4 प्रकार की बनती है। पहले अगर हम बात करते हैं सरल रेखीय वक्र है। पहला अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है? सरल रेखीय वक्र। कौन सी आती है? स्ट्रेट लाइन कर्व है। कौन सी आती है? स्ट्रेट लाइन कर्व है, यानी सरल रेखीय वक्र है। जब किसी भी व्यक्ति के सीखने की समय सीमा प्रगति एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, यानी उसकी स्पीड एक समान रहती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सरल रेखीय अधिगम वक्र कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जैसे एक बालक है, वो 10th क्लास में था। 10th क्लास में बालक के द्वारा 95% नंबर लाए गए। 10th क्लास का कोई बालक था, उसके द्वारा अपनी कक्ष में जब उसका रिजल्ट आया तो उसके द्वारा एक कितने परसेंट नंबर लाए गए? उसके द्वारा 95% नंबर लाए गए। 95% उसने नंबर हासिल किए। फिर वह 12 में जब वह होता है तो उसके द्वारा वो कितने 95% नंबर लाए जाते हैं। 12वीं क्लास में उसने 95% नंबर लाया और 10th में था तब भी उसके द्वारा 95% नंबर ऑब्टेन किए गए, प्राप्त किए। तो जब इस प्रकार की कोई सीमा बनती है, कर्व बनती है, उसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। क्योंकि उतना इसमें ये लाया, ये इतना ही इसमें लाया। और दूसरा उदाहरण की बात करते हैं, जयपुर से सीकर है। जयपुर से सीकर की तरफ जब बस चलती है तो किस प्रकार की? तो सरल रेखीय, यानी एक स्ट्रेट एक सिंपल वेव में चलेगी, ना उतार होगा ना इसमें चढ़ाव होता। तो अधिगम के वक्र की पहली बात आती है तो सरल रेखीय वक्र है, जिसमें यानी एक समान से जब कोई व्यक्ति सीखता है। इसके बाद आती है उन्नतोदर द्रव।
उनतोदर वक्र है। उनतोदर क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। दूसरी वक्र, इसमें अगर हम बात करते हैं कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो बालक है, उसकी सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन बाद में क्या है? मंद हो जाती है। यानी शुरुआत में गति तीव्र, फिर धीरे धीरे मंद, धीरे धीरे मंद। कोई भी जो व्यक्ति है उसके सीखने की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में तो गति क्या रहती है? इस प्रकार इसको करो के माध्यम से दर्शाएंगे। शुरुआत में क्या है? उसकी सीखने की क्या है? जो कला होती है, गति होती है, वो उच्चतम रहती है। लेकिन बाद में क्या है? उसकी गति में क्या है? निम्नतम स्तर आने लगता है। उसकी सीखने की जो कला है उसमें जो एक स्तर है उससे नीचे बह जाने लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर द्रव है। यानी शुरुआत में सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन धीरे धीरे उसके सीखने की जो कला है उसमें क्या कमी आने लगती है। इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर द्रव के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? उनतोदर द्रव के नाम से जाना जाता है। कोई भी बालक छठी कक्षा में था, सातवीं कक्षा में था, इंटेलिजेंट था, बढ़िया नंबर लाता था, लेकिन 8वीं 9वीं कक्षा में उसके परसेंटेज में क्या है? कमी आने लग गई। तो इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर द्रव के नाम से जाना जाता है। तो 5वीं 6वीं तक था, अच्छा था, इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, वो सीखने की गति भी उसकी उच्च, लेकिन जैसे कि है वो उसकी उम्र ज्यादा, 8वीं 9वीं क्लास में आया तो उसके सीखने की गति में क्या है? निम्नतम स्तर आने लगता है। सीखने की गति में क्या है? न्यूनता आने लगती है। इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर द्रव है। तो जयपुर से सीकर बस चली अपनी क्या सरलेखी में जा रही थी, लेकिन लक्ष्मणगढ़ सीकर का क्षेत्र है, यहां से बस निकलती है और तनगढ़ तक आती है। तो यहां से तो क्या है? लगभग सेम ट्रैक रहता है। यहां तक तो क्या शुरुआत में तीव्र रहती है लेकिन सरदार सर की तरफ आती है तो ऊंचा नीचा स्थान आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही बस ऊपर चढ़ेगी तो उसकी गति में क्या है? निम्नतम स्तर आएगा। गति में क्या है? उसकी अवरुद्ध की गति की स्पीड कम हो जाएगी। तो जब शुरुआत में सीखने की यानी सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ तक स्पीड क्या तीव्र गति से चल रही थी, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से सरदार सर की तरफ आती है तो स्पीड कम हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर द्रव है। शुरुआत में गति तीव्र लेकिन धीरे धीरे गति में निम्नता आने लगती है, गति में क्या है? स्पीड कम होने लगती है। तो इसे क्या कहा जाता है? उनतोदर द्रव कहा जाता है। तीसरा आता है नतोदर द्रव। नतोदर वक्र कहा जाता है द्रव। तो पहले क्या है? मंद होगी लेकिन धीरे धीरे गति में क्या है? तीव्रता आने लगती है। पहले क्या है? गति जो होती है नतोदर की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में नतोदर की अगर हम बात करते हैं तो गति मंद होती है फिर तेज होती है। मंद फिर क्या हो जाती है? तेज। तो यहां देखिए शुरुआत में गति तीव्र थी, इसका उल्टा मंद है, तो यही मंद से पकड़ेंगे। इसमें क्या गति मंद होगी और मंद से क्या जाती है? स्पीड बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होगी? कर्व किस प्रकार की गति दिखाई देगा? हाँ, तो इसकी अगर बात करते हैं शुरुआत में गति क्या होगी? मंद होगी, फिर क्या है? इससे से बढ़ती जाएगी, यानी इस प्रकार का कर्व बनता है। तो ये कौन सी नतोदर वक्र है? सरदार सर से पल्लू की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या स्पीड जो होती है, यहाँ पे क्या है? रेगिस्तान है, टिब्बेनुमा संरचना है, तो यहाँ पर बस आती है तो बस को जोर आएगा। बस को क्या है? जोर आता है तो गति क्या है? धीरे रहती है। लेकिन जैसे ही पल्लू क्रॉस किया हनुमानगढ़ रावचंद हनुमानगढ़ की तरफ आती है तो स्पीड क्या है? उसकी बढ़ जाती है। क्यों? वहां फिर समतल एरिया आ गया तो इसकी क्या स्पीड तेज हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? नतोदर द्रव। पहला सरल रेखीय वक्र है, यानी एक समान से व्यक्ति सीखता जाता है। दूसरा उनतोदर है, यानी व्यक्ति शुरुआत की अगर बात करते हैं तो तेज गति से सीखेगा लेकिन बाद में उसके सीखने की जो स्पीड है कम हो जाती है। नतोदर की अगर बात करते हैं शुरू में धीमा धीमा सीखेगा लेकिन बाद में तेज गति से सीखने लगता है। दूसरा उदाहरण की अगर बात करते हैं नतोदर की, कोई व्यक्ति है 7वीं 8वीं क्लास में क्या सामान्य गति से धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन उसने 9वीं कक्षा में बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। 7वीं 8वीं तो उसके क्या है 60% ऐसे ला, लेकिन 9वीं क्लास में जैसे उसने क्या 75-78% नंबर लाया। क्यों? उसकी क्या स्पीड में क्या अब तीव्रता आ गई। तो शुरुआत में धीमी गति से सीखता है लेकिन बाद में उसकी गति सीखने की तेज हो जाती है, तो उसे नतोदर वक्र कहा जाता है। और चौथा आता है मिश्रित वक्र है। चौथा कौन सा आता है? मिश्रित वक्र है। इसे अस आकारीय वक्र भी कहा जाता है। चौथा कौन सा आता है अपना? मिश्रित वक्र है। चौथा है मिश्रित कर्व है, यानी मिक्स्ड कर्व। इसे अस शेप कर्व भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अस शेप कर्व है। तो चौथा कौन सा आता है अपना? मिश्रित कर्व है। मिश्रित
वक्र या कर्व, या इसे अस शेप भी कहा जाता है, अस शेप कर्व भी कहा जाता है। अस को याद रखिएगा, यानी इसमें जो होती है संरचना जो होती है वो किस प्रकार ऐसे बनती है, ऐसे चल जाएगी। ना तो क्या है सीखने की गति एक समान रहती है, ना सीखने की गति धीमी होती है, न सीखने की गति तेज होती है। यहां पर क्या थी, धीमी थी, फिर तेज हो जाएगी, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज। इस प्रकार मिश्रित एक आकृति धारण करती है और आगे की तरफ बढ़ती जाती है। इस प्रकार की जो कर्व होती है उसे क्या कहा जाता है, अस शेप कर्व या मिक्स्ड कर्व के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम मिश्रित वक्र कहते हैं। यानी व्यक्ति कभी तो क्या है उसकी सीखने की कला तेज हो जाएगी, कभी मंद हो जाएगी, कभी दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन चलेगा, यानी कभी तेज पड़ेगा कभी धीरे पड़ेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कर्व कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, रावसर हनुमानगढ़ तरफ बस आई थी, इसके बाद जब पंजाब तरफ जाती है तो एक सेम सड़क है, इस सड़क पर जाती है तो कभी तेज होती है कभी मंद होती है, क्योंकि पंजाब की साइड ये टच करने लग जाती है। जलंधर साइड जाती है वहां पर क्या है स्पीड क्या है, कभी तेज होती है कभी मंद होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कर्व कहते हैं। दूसरा अगर अपने ऊपर लेकर देखें, कोई जो बालक है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, कोई भी जो बालक है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, उसने कोचिंग में प्रवेश लिया, कोचिंग में एडमिशन लिया, और कोचिंग में क्या है वो क्लासें ले रहे, शिक्षक उसे पढ़ा रहे, 3 क्लासें 4 क्लासें जो भी है एक समय सीमा के अनुसार उनकी क्लासें चल रही है और बच्चा पढ़ रहा है। जैसे ही कक्षा में जाता है पढ़ता है, 2-3 महीने की कोचिंग होती है तो उसकी स्पीड क्या तेज रहती है। क्यों, जितना शिक्षक ने पढ़ाया उतना रिवीजन करे, उसके साथ कुछ नया भी पढ़ेगा, कुछ नए क्वेश्चन भी निकालेगा, टेस्ट होगा संडे को तो उस टेस्ट के भी चीजें पढ़ेगा, तो उसके सीमा जो होता है उसकी स्पीड क्या रहती है, तेज रहती है। लेकिन 3 महीने के बाद कोचिंग क्या एक टाइम पीरियड होता है, 3-3.5 महीने में कोचिंग किसी भी सब्जेक्ट से होती है वो कंप्लीट करवा दी जाती है। तो उसके बाद में क्या है वो सेल्फ पढ़ेगा तो उसकी क्या है स्पीड कम हो जाएगी। क्यों, एक तो वो 4 घंटे कोचिंग जाता था, उसके साथ 4 घंटे रिवीजन भी करता था, 2 घंटे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी टाइम दे रहा था, तो उसको पढ़ने के 10 घंटे टाइम मिला था। लेकिन उसकी कोचिंग खत्म तो उसका क्या कोचिंग जाने का समय बदल, कोचिंग नहीं जा रहा था, वो टाइम अब सोने में लगा दिया या किसी इधर उधर घूमने में लगा दिया, 4 घंटे वैसे गए, फिर वो उसकी पढ़ने की स्पीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्यों, जब तक कोई दबाव नहीं रहता बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो इसमें जब कोई बालक होता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो उसके 6 महीने का लगभग समय लगता है, कोई भी जो एग्जाम होता है उसको 6 महीने का टाइम देना पड़ता है, तो उसकी स्पीड क्या है एक समान नहीं रहती है। कभी 10 दिन पढ़ा, 5 दिन छोड़ा, 2 दिन पढ़ा, 1 दिन छोड़ा, 4 घंटे पढ़ा, 2 घंटे रेस्ट किया। इस प्रकार उसकी कंपटीशन तैयारी करने वाले जो बालक की है वो स्पीड क्या है उतार चढ़ाव में रहती है, और वह क्या है किसी भी समस्या को लेकर या किसी भी बात को लेकर के जब टाइम खराब कर देता है तो इस प्रकार की जो कर्व बनती है किस प्रकार की मिश्रित कर्व है या अशेप कर्व कहा जाता है। ये क्या थी हमारी अधिगम के वक्र या अधिगम के कर्व है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सामान्यतः तो क्या है आजकल नहीं पहले पूछते थे, आरएस प्री में क्या है कई बार इनका डायग्राम देकर इनसे क्वेश्चन पूछा गया था ये कर्व किसको दर्शाता है, तो ये साधारण कर्व को ये अपने विस्तृत पाता है। अगर इस प्रकार की कोई कर्व दे दी जाती है तो किसी रिप्रेजेंट करता है, ये उनतोदर द्रव को वक्र को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार की अगर दे दी जाती है तो ये क्या है नतोदर को, उनतोदर स्पीड कम फिर स्पीड तेज फिर कम, नतोदर में स्पीड कम फिर तेज, इसमें मिलती जुलती है और इसमें एक समान चलती रहती है। तो आजकल ये नहीं पूछते हैं, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले तो पूछ ले। तो ये हमारे क्या है अधिगम के वक्र। अब हम इसमें एक रह गया अधिगम के पठार। क्या आता है अधिगम के पठार। तो अधिगम का पठार कहाँ किसे जाता है, पठार से अगर बात करते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आती है पठार पर्वत, पठार कोई होता है पत्थरनुमा संरचना होती है। तो क्या अधिगम में ये पठार की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी अगर बात करते हैं अधिगम पठार कहाँ किसे जाता है। क्या व्यक्ति अपने ऊपर लेकर देखे, दूसरे के ऊपर अनुभव के आधार पर देखे कि क्या व्यक्ति उम्र भर, क्या कोई व्यक्ति जो होता है उम्र भर किसी भी चीज को सीख सकता है, क्या उसकी स्पीड हमेशा एक समान रहती है, कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर लागू करें, क्या उस व्यक्ति की जन्म से लेकर जब तक उसकी वृद्धावस्था आती है तब तक उसके सीखने की जो कला है वो एक समान रहती है या उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमने देखा था ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार जो होता है व्यक्ति बिल्कुल ही सीखने का मन नहीं करता है, तो इसे क्या कहा जाता है अधिगम पठार है। जब व्यक्ति की सीखने की जिज्ञासा मर जाती है तो इसे क्या कहते हैं
अधिगम पठार है। जिस प्रकार गाड़ी के सामने कोई पत्थर आ जाता है तो गाड़ी ने आगे लेगी, ने पीछे लेगी, जहां पर है उसी परिस्थिति में रुक जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम पठार है। क्या कहा जाता है? अधिगम पठार है। यानी व्यक्ति की सीखने की जो इच्छा होती है, व्यक्ति की अगर बात करते हैं किसी के कारण से अधिगम की गति रुक जाती है, इसे अधिगम पठार कहा जाता है। व्यक्ति के सीखने की गति है वो कोई भी कारण, किसी भी कारण से अगर रुक जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? अधिगम पठार है। जैसे कोई भी अगर भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य को लेकर हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, हमारे कुछ लक्ष्य थे, कुछ इच्छाएं थी कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? भविष्य में अपने कुछ सपने थे कि हम संजोए थे कि हम इस प्रकार कुछ करेंगे, लेकिन कुछ पत्थरनुमा संरचना ऐसी आकर हमारे सामने खड़ी हो गई जिससे कि हम पार नहीं लग पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं बार बार कि इन परिस्थितियों से बाहर निकले, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? वो पठार, जिस प्रकार गाड़ी के टायर के आगे सामने पत्थर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार परिस्थितियां खड़ी हो जाती है जिससे व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पाता है। तो कई बार होता है कि व्यक्ति है वो आगे की तरफ अग्रसर होना चाहता है, परिस्थितियों को बाहर से, उन परिस्थितियों को बाहर से देखकर और उनसे समझौता कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई पठार उसके सामने खड़ा हो, उस पठार से वह बाहर नहीं निकल पा रहा है और आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है, तो इसी कहा जाता है अधिगम पठार। यानी व्यक्ति सीखना तो चाहता है लेकिन किसी भी कारण से क्या है, उसकी गति रुक गई है, अवरुद्ध हो गई, आगे उसे बढ़ने नहीं देना चाहता। अपने ऊपर लागू करें कि कोई ऐसी बात भूतकाल में ऐसी कोई कंडीशन ऐसे लागू हो जाती है कि हम उस चीज को प्राप्त करना चाह रहे थे, उसके लिए कठोर परिश्रम किया, विभिन्न प्रकार के अनुग्रह किए, लेकिन किसी कारण से क्या है, हम उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं बैठ पाए, जिससे हमें उस परिस्थिति को छोड़कर वहां हमारे सामने का एक पठार आ गया। यानी हम उससे सामने आगे देख भी नहीं सकते, उस परिस्थिति आगे, क्यों? पठार बिल्कुल पत्थर आ गया तो आगे न आगे जा पाएंगे न पीछे जा पाएंगे, तो उस परिस्थिति को छोड़ना ही पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? अधिगम पठार है। यानी व्यक्ति के उस परिस्थिति के बारे में सोचने की गति बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, कई बार कहते हैं ये ऐसा है ये वैसा है, तो है, ठीक है, उसको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक ने कह दिया ये ऐसा है, दूसरे ने कहा ये ऐसा है, तो एक कहता है बहुत अच्छा है, दूसरा का बहुत बुरा है, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसा माने वैसा मान ले, क्योंकि उसकी गति क्या बिल्कुल रुक गई, अब उसे अन्य चीजों से कोई महत्व नहीं रह गया है। तो व्यक्ति किसी भी कारण से जब उसके अधिगम सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है, इसे अधिगम पठार कहा जाता है। और व्यक्ति वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह आगे नहीं बढ़ पाता है, वह अपने अनुरूप विभिन्न प्रकार की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर, वो पठार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है और विभिन्न अनुक्रियाएं भी अपनाता है, लेकिन उन अनुक्रियाओं से वो पार नहीं लग पाता है और वहीं रुक जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम पठार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार है। यानी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में जब आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है तो इसी अधिगम पठार कहते हैं। इसका डायग्राम की अगर हम बात करते हैं इस प्रकार बनता है, यानी ये एक पत्थरनुमा संरचना बन गई, व्यक्ति यहां से चला, आगे की ओर से बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, यहां से चला यहां तक रुक गया, यानी एक पत्थरनुमा संरचना आ गई, यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वापिस यहाँ आएगा, फिर चलने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर वापिस आएगा, वो उसका क्या दायरा इतना ही रह गया। यानी जिस प्रकार एक पत्थरनुमा संरचना होती है, पठारनुमा संरचना होती है, व्यक्ति के अधिगम के बारे में ऐसी संरचना बन जाती है। कई कहते हैं तो कोशिश नहीं करता, तो ऐसे नहीं करता, ठीक है, दूसरे ज्ञान देने आते हैं, दूसरे के ज्ञान देने आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ज्ञान मायने रखता है कि नहीं रखता है। जिस व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो आगे की बढ़ने की कोशिश करता है, उसे ही पता है कि मैं अपना सेल्फ मोटिवेशन के आधार पर आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी गति अवरुद्ध हो गई है, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। न तो गति बढ़ेगी न घटेगी, बस जिस समान है वैसा ही होगा, ठीक है, जैसा है वैसी परिस्थिति में रहेगा। जिस प्रकार गाड़ी के आगे पत्थर आने पर ना आगे होती है ना पीछे होती है, वहीं रुकी रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के सामने जब कोई पठार आ जाता है तो व्यक्ति न तो कुछ सीख पाता है और न आगे की ओर बढ़ पाता है। इसे अधिगम पठार कहते हैं। तो क्या कारण है कि व्यक्ति के सामने ये अधिगम पठार आते हैं कि व्यक्ति क्या है, सीख नहीं पाता है, उसकी सीखने की गति रुक जाती है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, ठीक है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति नहीं सीख पाता है। तो एक तो कौन सा आता है, रुचि है, व्यक्ति उस चीज में रुचि नहीं दिखाता है, विषय रुचि का अभाव है। जैसे मुझे कोई भी अगर बात करते हैं, व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मुझे बीजगणित समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
कोई भी शिक्षक है मुझे बीजगणित समझाने की कोशिश करें, लेकिन मेरे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो वो कैसे सिखा पाएगा? तो बिल्कुल जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। क्यों? मेरी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अधिगम को अगर हम बात करते हैं, अधिगम पठार के मुख्यतः क्या क्या कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति सीख नहीं पाता है, उसकी गति रुकी की रुकी रह जाती है। तो पहला आता है व्यक्ति की रुचि है। अधिगम को सीखने की क्या है? व्यक्ति की रुचि है। दूसरा आता है थकान या मानसिक अस्वस्थता है। यदि मैं किसी प्रकार से थका हूं, मानसिक अस्वस्थ हूं, तो मैं उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। कई बार होता है कि हम जब फ्री टाइम होता है तो किस चीज को क्या है सोचते हैं, उसके बारे में समझते हैं, लेकिन कई बार है काम घर के कार्यों में या किसी भी जो अपने अपने कार्य होते हैं उनकी काम में लगे रहते हैं, थके होते हैं, तो उस चीज को याद ही नहीं किया जाता है। तो दूसरा क्या आता है? थकान व मानसिक अस्वस्थता के कारण भी व्यक्ति सीख नहीं पाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं सीखने की अनुचित विधि है। कोई जो टीचर है वो हमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, यानी किसी सब्जेक्ट का टीचर है, मैथ है तो मैथ को रटाई जा रहा है, तो हम रटेंगे कितना? तो क्या है जो शिक्षक है वो उचित तरीके से समझा नहीं पा रहा है तो हम नहीं सीख पाते हैं। इसके बाद क्या है? किसी भी प्रकार का व्यवधान आ गया या हमें मोटिवेट नहीं किया, किसी भी प्रकार का हमने किसी भी चीज को सीखने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से हमने कोई चीज सीखने की कोशिश की, लेकिन हमारे सामने कोई व्यवधान आ गया, यानी कोई असुविधा आ गई, किसी प्रकार की कोई मुसीबत आ गई और हमें कोई व्यक्ति प्रेरणा नहीं दे पाया, तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। हमने क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन की, 4 में से हमने 3 सही की, 1 गलत कर दिया, तो हम क्या है उस चीज को सोच कर क्या डिमोटिवेट होते हैं कि मैंने इतनी कोशिश की फिर भी एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो जब व्यक्ति वहां कोई मोटिवेट करने वाला हो, प्रेरणा देने वाला हो, हाँ तूने 3 तो सही की, 1 ही तो गलत किया, तूने दोबारा कर देगा। तो अगर हमें सही प्रेरणा और सही समझाने वाला तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि कोई व्यवधान आ जाता है या प्रेरणा की कमी होती है तो व्यक्ति आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है और वो क्या है अधिगम पठार का शिकार हो जाता है, यानी सीखने की बिल्कुल इच्छा खो देता है। इसके बाद क्या है? उत्साहहीनता व नकारात्मक भावना है। यदि कोई व्यक्ति उसमें उत्साह ही नहीं, नकारात्मक भावना है, नकारात्मक क्या भावना है और हीनता की भावना है, तो वो नहीं सीख पाएगा। कई बार होता है उत्साह है छीन लिए जाते हैं, उत्साह चीज जैसी कोई नहीं चिंता, कोई समय और परिस्थिति ऐसी ही लागू हो जाती है जो व्यक्ति को उत्साह और उसकी क्या हीन भावना जो है वो अपने आप प्रेरित कर देती है, अपने आप बना देती है। कई बार होता है कि व्यक्ति खुश रहना चाहता है लेकिन कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण वह खुश नहीं रह पाता है। तो ये क्या थे? हमारे अधिगम के पठार। ये कौन से आते हैं? अधिगम के पठार, ठीक है। और उसके मुख्य कारण थे, यानी व्यक्ति क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके मुख्य क्या कारण थे। अब हम बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण है, ठीक है, यानी अधिगम का स्थानांतरण है। हमने कोई कार्य सीखा, क्या वो दूसरे कार्य में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं? यानी जैसे मैंने कलम चलाना सीखा, तो क्या मैं उस कलम चलाने से पेन से चलाना सीख सकता हूँ? एक व्यक्ति है वो कलम के माध्यम से लिखता है, लेकिन किसी कारण कलम वहां उपस्थित, व्यक्ति को पेन दे दिया गया तो क्या वह उस पेन के माध्यम से लिखेगा? तो एक कला का दूसरी कला में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। यानी एक कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हम दूसरी परिस्थिति में लागू कर रहे हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? अधिगम स्थानांतरण। कई प्रकार के होते हैं, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो पहला पढ़ते हैं सकारात्मक स्थानांतरण है या धनात्मक स्थानांतरण है, ठीक है। सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण है लर्निंग का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक व्यक्ति वो टेनिस का खिलाड़ी और बैडमिंटन खेल सकता है, एक व्यक्ति है जो टेनिस का खिलाड़ी है, उसके द्वारा जब बैडमिंटन खेला जाता है तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है? सकारात्मक। क्यों? क्योंकि वैसे बला उसमें चलाना है, वैसे बला उसमें चलाना है, अपनी कला का वह दूसरे कार्य में निपुणता हासिल कर रहे हैं, अपने कला के द्वारा दूसरे कार्य को भी कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? धनात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा अगर हम बात करते हैं गणित का कोई विद्यार्थी, गणित का कोई स्टूडेंट, उसके द्वारा भौतिकी के कोई सीरीज या भौतिकी के कोई किसी क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तो गणित के विद्यार्थी के द्वारा भौतिकी के किसी भी कार्य को पूर्ण किया जाता है, तो किस प्रकार का धनात्मक स्थानांतरण है? एक व्यक्ति का अपने कला का प्रयोग कर किसी दूसरे क्षेत्र में निपुणता हासिल करना क्या कहलाता है? भौतिक कौन सा कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। जैसे एक कवित्री के द्वारा
कवित्री के द्वारा कविता लिखती है, उसके द्वारा दोहे का बोला जाना कौन सी प्रक्रिया सकारात्मक है, क्योंकि कवित्री है उसको केवल कविता का अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो अपना अनुभव किसको है, दोहों को बोलने में ले रही है, तो किस प्रकार का है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, धनात्मक स्थानांतरण है। दूसरा, नकारात्मक स्थानांतरण किसे कहा जाता है, तो जब एक कार्य में निपुण व्यक्ति है, एक कला का प्रयोग किसी दूसरे कार्य की निपुणता हासिल में नहीं किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहा जाता है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव, एक कला का प्रयोग दूसरे में करेंगे और दूसरा कार्य भी कर लेंगे। जैसे एक ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति क्या गाड़ी चला सकता है, बिल्कुल, वो जैसा ट्रैक्टर चलता है वैसे गाड़ी चलता है, तो अपनी कला का दूसरे में निपुणता हासिल कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति है वो अपनी कला के माध्यम से दूसरा कार्य नहीं कर पाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, नकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। साइकिल चलाने वाला क्या मोटरसाइकिल चला सकता है, नहीं, तो साइकिल चलाने वाला जब मोटरसाइकिल नहीं चला सकता तो किस प्रकार का है, नकारात्मक स्थानांतरण है। कोई व्यक्ति है उसे हिंदी की गिनती याद है, कोई व्यक्ति है उसे हिंदी की गिनती याद है, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या उसे इंग्लिश की एबीसीडी याद है, एक व्यक्ति है उसे हिंदी की गिनती आती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसे इंग्लिश की एबीसीडी भी आती होगी। जिस प्रकार हिंदी की गिनती इंग्लिश में किसी व्यक्ति की एबीसीडी सीखने में मदद नहीं करती है, ये किस प्रकार का है, नकारात्मक स्थानांतरण है। कौन सा आता है, नकारात्मक स्थानांतरण है। एक व्यक्ति है उसे भारत के इतिहास के बारे में नॉलेज है, भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण चीजें जानता है, लेकिन उससे रविदास जी के दोहों के बारे में पूछ लिया तो क्या वह उसके बारे में बता पाएगा, नहीं, क्यों, उसे उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये किस प्रकार का है, नकारात्मक स्थानांतरण है। जब व्यक्ति को जिस कला से संबंधित बातें किसी अन्य क्षेत्र में पूछी जाती है वह उनसे संबंधित जवाब नहीं दे पाता है या उनसे संबंधित क्रिया नहीं कर पाता है, तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है कि, या इसका एक और उदाहरण, इसका क्या है, एक और उदाहरण ले, कोई जो बाप है उसकी क्या है, घर में शादी थी, कोई क्या है, व्यक्ति है उसके घर में शादी थी, तो उसकी शादी की अगर बात करते हैं तो लड़की जो शादी होती है उससे पहले क्या करती है, सलवार कुर्ता। सामान्य सी बात है कि लड़की शादी से पहले सलवार कुर्ता पहनती है, लेकिन शादी के बाद उसे साड़ी घूंघट में रहना पड़ता है। शादी से पहले किस प्रकार की सिंपल सूट में रहती है तो उसे इजिली अनुभव करती है, वो सामान्य रहना पसंद करती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद वो घूंघट ओढ़ना पड़ता है उसे और साड़ी पहनना हो, तो ये किस प्रकार का है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसका काम नहीं है, पहले कभी उसने साड़ी पहनी नहीं थी, शादी के बाद उसे पहनना पड़ रहा है, ये भी उसके बिल्कुल काम नहीं आया, तो ये कौन सा कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। शून्य स्थानांतरण है, तीसरा कौन सा आता है, शून्य स्थानांतरण है। जब एक कार्य करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे कार्य को करने की कोशिश करता है तो उसमें किसी प्रकार का क्या है, उसका सहयोग नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, शून्य स्थानांतरण है। कोई व्यक्ति है उसे क्या कबीर जी के दोहे याद है, कोई व्यक्ति है उसे कबीर जी के दोहे याद है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रहीम जी के दोहे उसे याद करना है तो क्या यह उसमें सहायक होंगे। कोई व्यक्ति है उसे कबीर जी के दोहे याद है और उससे पूछ लिया जाए कि रहीम जी के दोहे सुनाए, तो कबीर जी के दोहे और रहीम जी के दोहे बिल्कुल अलग है, तो दूसरों में दोनों में क्या बिल्कुल शून्य स्थानांतरण, यानी उसको अलग याद करना पड़ेगा, उसको अलग याद करना पड़ेगा, तो ये किस प्रकार का शून्य स्थानांतरण है। तो जब एक कला का प्रयोग किसी दूसरे कार्य करने में सहयोग नहीं होता है, बिल्कुल जीरो प्रभाव पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहा जाता है, यानी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति है वो साइंस का स्टूडेंट है, उसे संस्कृत के जो मंत्र पढ़ने हैं तो क्या वह पढ़ पाएगा, तो साइंस के स्टूडेंट के द्वारा जो संस्कृत के मंत्र है उनको उच्चारण नहीं किया जाता है, ये किस प्रकार का स्थानांतरण है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पॉजिटिव स्थानांतरण धनात्मक स्थानांतरण है। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाता है और फिर स्कूटर चलाने वाला क्या चलाता है, बाइक चलाता है, ठीक है, स्कूटर चलाता है फिर बाइक चलाता है, तो स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जब बाइक चलाता है तो किस प्रकार का हुआ, पॉजिटिव स्थानांतरण है। कौन सा हुआ, पॉजिटिव स्थानांतरण है। ढोलक वादक है यानी ढोलक बजाने वाला तबला बजाता है, तो ये किस प्रकार का है, पॉजिटिव स्थानांतरण, यानी अपने कला का अनुसरण कर रहा है और दूसरे में प्रयोग कर रहा है। बांसुरी वादक है वो वीणा बजा रहा है, बांसुरी वादक है वो क्या बजा रहा है, वीणा है, ये किस प्रकार का धनात्मक स्थानांतरण है।
दूसरा क्या है, नेगेटिव यानी नकारात्मक स्थानांतरण है। यानी एक व्यक्ति है, उसे इंग्लिश की ABCD याद है, लेकिन उसे गणित की 1 2 3 4 याद उसमें सहयोग नहीं दे रही है, क्योंकि इंग्लिश की याद करनी पड़ेगी, उसको याद करनी, दोनों में सहयोग जब नहीं हो पा रहा है, नकारात्मक स्थानांतरण है। और तीसरा क्या, शून्य स्थानांतरण है। कबीर जी के दोहे अलग याद करने पड़ेंगे और रहीम जी के याद करने पड़ेंगे। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे से संस्कृत के दोहे याद करवाए जा रहे हैं तो उनमें क्या बहुत मुश्किल होती है, मुझे याद नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये किस प्रकार का शून्य स्थानांतरण है। तो जब एक कला का प्रयोग किसी दूसरी कला में बिल्कुल भी सहायक न हो तो उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। तो ये क्या थे, अधिगम के स्थानांतरण के पक्ष थे। अधिगम हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम अभिप्रेरणा के बारे में पढ़े। कौन सी आती, अभिप्रेरणा है। अधिगम के लिए सबसे स्रोत जो सबसे अच्छा जरिया है वो कौन सा है, मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। कोई व्यक्ति, हमने पढ़ा था अधिगम के सोपान कौन से हैं, अभिप्रेरणा है, विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, बाधाएं हैं, पुनर्बलन है, अनुभवों का संग्रहण है और लक्ष्य की प्राप्ति है। तो हम अधिगम पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ा है हमने, अधिगम के बारे में सारा देखे। अब हम अभिप्रेरणा है नया टॉपिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक कौन सी होती है, चिंता है। एक कौन सा होता है, चिंतन या चिंता होती है, उसके बारे में चर्चा है वो करेंगे। तो थोड़े से रह गए, उनके बारे में हम अगले सेशन में बातें करेंगे। तो ये हमारा अधिगम जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।